हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में जो कि एजुकेशन से संबंधित होता है उससे में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक अभी भी जो रिसेंटली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं UGC नेट के, इसमें ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप ये सारे हैंडल्स हैं जिस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है जिस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020, इसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी ये है कि भारत में जो शिक्षा का इतिहास है वो काफी विस्तृत है ना। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से हम पूरा एक पेपर पढ़ते हैं बीएड में। तो एजुकेशन पॉलिसी का जो ये रूप है 2020, इसमें ऐसा क्या नया है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद में सबसे पहले 1968 में कोठारी कमीशन करके एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर नई शिक्षा नीति आई 1986 में, उसके बाद 1992 में, और उसके बाद में अब ये नई शिक्षा नीति की 2020 आई है। मतलब 92 के बाद में 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, लगभग 34 सालों के बाद। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या खास है, इसको लाने के पीछे पर्पस क्या था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी जिसमें ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया, इसके बारे में हम आप समझेंगे। देखिए भारत में क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो ये जानने के लिए एक सर्वे कराया गया जो कि इम्पोर्टेंट सर्वे था। ये जानने की कोशिश की गई कि भारत के जो रूरल एरियाज हैं और जो भारत में अलग अलग जगह हैं वहाँ पर जो बच्चों का एनरोलमेंट है एजुकेशन के लिए स्कूल्स में वो कितना है, और जो एजुकेशन की क्वालिटी उन्हें मिल रही है वो कैसी है। ठीक है, भारत में 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है हमारे संविधान में। तो क्या एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और ये सर्वे हुआ 2016-17 में। उसके बाद में जो नतीजे आए वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे। इसका ये समझ में आया कि एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत ही डाउन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उन तक तो एजुकेशन पहुंचता ही नहीं है, और अगर पहुंचता है तो एजुकेशन की क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि 5th क्लास के बच्चे से ये भी नहीं होता है कि वो अपनी क्लास की नोटबुक को भी पढ़ सके। तो इस के बाद में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में नए एजुकेशन को लेकर बात की गई कि किस तरीके से हम जो ग्रास रूट एनरोलमेंट, मतलब जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं GER, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से एनरोलमेंट का जो रेशियो है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, इस सब में चर्चा की गई। और उसके बाद ये एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई जिसकी अध्यक्षता करी थी, उस कमेटी की अध्यक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि जो NEP 2020 की जो समिति बनी गई जिसके में इसकी चर्चा की गई या इसको लॉन्च किया गया, उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो है वो इसके चेयरपर्सन थे। ठीक है, एक बात। अब यहाँ पर एक बात पहले ये समझने की बात है कि पहले हमारे यहाँ जो ये सारे काम देखता था उस मंत्रालय को कहा जाता था MHRD। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लेकिन अब उसका नाम इसी समय पे बदलकर क्या कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से चेंज हो गया। दूसरी बात, अब ये जो समिति में इन्होंने अपनी बात कही है कि कस्तूरी रंजन ने, वो कब कही है, तो ये एक आपको याद रखने की बात है, 31 मई 2019 को। कब कही है, 31 मई 2019 को, ये बात आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि NEP की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम क्या है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है। उसके बाद MHRD का नाम बदलकर का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया, 2020 में किया गया। और उसके बाद में अब हम पढ़ लेते हैं इसके फाउंडेशन पिलर्स, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसी ये लॉन्च की गई इसके पीछे क्या क्या मेन जो था वो क्या था। तो देखिए बात है, इसका शॉर्ट फॉर्म बताया जाता है AAAEQ, AAAEQ। ए से क्या होता है, एक्सेस, फिर आता है नेक्स्ट दूसरा ए जो है इससे आता है अफोर्डेबिलिटी, और फिर आता है अकाउंटेबिलिटी,
फिर आता है इक्विटी और फिर आता है क्वालिटी। ठीक है, अब ये बात क्या है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होगा कि हर एक बच्चे तक, भारत का जो एक एक बच्चा है उस बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे। दूसरा अफोर्डेबिलिटी, सभी अफोर्ड कर पाए उस एजुकेशन को, सभी तक ये सबकी पहुंच में हो। दूसरा फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, ऐसा नहीं हो कि एजुकेशन तो दे दिया जा रहा है लेकिन उसके बाद में बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में भी नौकरी पाने के लिए किसी और कोई कोर्स को करने जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका महत्व होना चाहिए। इक्विटी, समता की भावना होना चाहिए, हर जगह पे समता हो, समानता और समता दोनों में अंतर है। यहाँ पे इक्विटी की बात आ रही है, समता की बात आ रही है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। तो ये इसके मेन पिलर्स थे नई शिक्षा नीति के। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एम्स के बारे में। तो जो एनईपी 2020 का जो मुख्य एम है, मतलब कि क्या उद्देश्य लेके ये शिक्षा नीति बनाई गई थी, तो पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% GER। अब ये GER क्या होता है, तो GER है ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितना बच्चों ने एनरोल कर रखा है अपने आप को, तो 100% होना चाहिए। और ये GER इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030, मतलब 2030 तक का ये उद्देश्य रखा गया है कि भारत में यूनिवर्सलाइजेशन हो, सभी को समान रूप से एक जैसी सार्वभौमिक शिक्षा मिले, चाहे वो बच्चा किसी भी तबके का हो, किसी भी जाति प्रजाति का हो, या फिर देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र का हो, गांव का हो, देहात का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, सभी को समान रूप से एक जैसा एजुकेशन मिले। और कब से, प्री प्राइमरी से लेकर, मतलब जब बच्चा बिल्कुल एडमिशन लेता है स्कूल में, प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, और 100% उसका GER होना चाहिए, एनरोलमेंट जो हो वो 100% हो। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एनईपी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़, ये याद रखने वाली बात है, 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। यहाँ पर एक दूसरा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य बताया गया है वो ये है कि ऐसे 2 करोड़ बच्चे हैं जो कि क्या है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर हैं, उन तक एजुकेशन पहुंचता ही नहीं है, तो उन तक उनको वापस से एजुकेशन के क्षेत्र में, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के क्षेत्र में लेकर आना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, एक ये बात हो गई। और याद रख लेने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी कब कब आई है, तो 1968 में आई थी, जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं। उसके बाद में नवीन शिक्षा नीति के नाम से 1986 में, फिर 1992 में, और अब जाकर आई है ये 2020 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्स के बारे में आपने जाना। एक और बहुत महत्वपूर्ण एम है यानी उद्देश्य है, वो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और 21st सेंचुरी के लिए भारत के एजुकेशन को तैयार करना। अब 21st सेंचुरी में ऐसी क्या चीज है भाई जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है, तो देखिए हमें याद रखना है कि ये जो CDP है, अब यहाँ पर जो CDP है उसका मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नहीं है। यहाँ पर जो CDP है वो क्या है कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन में जो मुख्य पॉइंट होने चाहिए वो क्या क्या है। तो C से क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग, फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि बच्चा ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोल दिया कि देखो CAT कैट, तो कैट माने बिल्ली, इसको आपको याद रख लेना है। अब बच्चा C फॉर कैट ही रटता रहे, वो ये नहीं सोचे कि C फॉर कप भी हो सकता है, C फॉर केक भी हो सकता है। तो ये चीज है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपने सिखा दी और बच्चे ने वो रट ली, ऐसा नहीं। उसके माइंड में थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होने चाहिए, वो सोचे समझे और सोचने के बाद में डिसीजन ले कि हाँ ये है और ये भी हो सकता है, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग
थिंकिंग को डेवलप करना। इसके बाद में डिसीजन मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन मेकिंग। हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम लोग डिसीजन हमेशा दूसरों से पूछ के लेते हैं। आपको पढ़ना क्या है, डिसीजन दूसरा लेगा। आपको क्या पहनना है, इसका डिसीजन भी दूसरा लेगा। आपको कहाँ शादी करना है, इसका डिसीजन भी दूसरे आपके माँ बाप भी लेते हैं। माँ बाप भी यही चाहते हैं कि वही ले। लेकिन ये है कि आप अपने डिसीजन को खुद इसलिए भी नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर मैंने लिया और गलत निकल गया तो लोग जिंदगी भर मुझे ताने देंगे, कम से कम दूसरा लेगा तो उसको बोला तो जा सकता है कि हाँ चलो देखो तुमने कैसा डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर बच्चे को स्टार्टिंग से ही डिसीजन लेने के लिए तैयार करना है कि आप बच्चा खुद डिसीजन ले सके कि उसे क्या सब्जेक्ट आगे पढ़ना है, कौन सी स्किल में खुद को आगे बढ़ाना है, तो ये सारी चीजें बच्चा सीख सके। इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो बस अब बैठ के माथा पकड़ के कि अब क्या होगा, सिलेबस चेंज हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई कि कैसे अब इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो प्रॉब्लम अगर है तो सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं। सपोज आप कहीं गए, आपके रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब एक बहुत बड़ा इशू हो गया, गाड़ी खराब हो गई, तो उस समय आपकी क्रिटिकल थिंकिंग अगर अच्छी है तो आप समझ सकेंगे कि अब इसका हम क्या सोल्यूशन निकालें। डिसीजन ले सकेंगे कि आपको वहां से कैसे जाना है, कैब करके जाना है, नहीं है लिफ्ट लेके जाना है, लिफ्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सेफ होगा नहीं होना चाहिए होगा। प्रॉब्लम अगर इतनी बड़ी आ गई है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको 21st सेंचुरी का मेन पॉइंट माना जा रहा है इस सीडीपी को, और इसी को बढ़ावा देना एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका महत्वपूर्ण एम है। नेक्स्ट क्या है, लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न, कैसे सीखते हैं ये सिखाना, बच्चे को ये सिखाना। चलो लर्निंग से याद आ गया, सेल्फ लर्निंग मेरा चैनल है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर लेकिन लर्निंग की बात ये हो रही है कि लर्निंग टू लर्न, आप सीखो, कैसे सीखते हो इसको सीख लो, है ना। क्योंकि अभी तक हमारे मन में हमारी जो परंपरावादी शिक्षा रही है उसमें क्या है कि एक टीचर है जो पढ़ा रहा है बोर्ड में लिखकर, और बच्चे यहाँ पर बैठे बैठे उसको नोट कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारी एजुकेशन की पॉलिसी रही है, इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि बच्चा सीखे, रटे नहीं, सीखे, और कैसे सीखते हैं ये भी सिखाया जा सके। तो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो ना सिर्फ स्टूडेंट को है बल्कि टीचर्स को भी है। ठीक है, टीचर्स को भी ये सीखना है ना कि कैसे जाके आपको पढ़ाना है। तो लर्निंग टू लर्न एक मेन कॉन्सेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन हम देख लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला है क्या, कैसा क्या खास बात है जो इसमें हमें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बात है मेन, वो कहते हैं कि बच्चे का जो विकास हो वो सर्वांगीण विकास हो, मतलब जो बच्चे का डेवलपमेंट हो वो पूरा यूनिवर्सल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, 5+3+3+4। आप इसको याद रख सकते हैं 5334, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 534 भी याद रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, 5 3 स्क्वायर 4 करके याद कर सकते हैं, जो भी है जिस तरीके से भी आपको याद करना है। एग्जिस्टिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। जो हमारा मेन फॉर्मूला था वो क्या था, 10+2। 10+2 में हम लोग ने पढ़ाई करी है, जैसे जो हमने पढ़ाई की है, मैंने की है, आपने की है, तो वो पढ़ाई हमने इस फॉर्मूले से लेकर की है। लेकिन अब ये जो चेंज हो रहा है वो किसमें आ रहा है, 5+3+3+4। जो हम पढ़ते थे पहले, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या था, एग्जिस्टिंग जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें ये था कि 10 साल की जो बात करते थे हम, जिसमें हम 6 साल से 16 साल के बीच की बात करते थे। 6 से 16 मतलब कम, फर्स्ट क्लास में बच्चा जाता है 6 साल में, और उसके बाद में 16 साल यानी 10वीं तक की बात होती थी जिसमें बच्चा पढ़ता था। उसके बाद में जो हायर एजुकेशन यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल में चला जाता था जिसमें हम 10+2, तो 10वीं तक की पढ़ाई, उसके बाद 10+2 मतलब कि 12वीं तक की पढ़ाई। ये हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था जिसमें हमने अभी तक पढ़ाई करी है। अब ये चेंज करके क्या हो रहा है, 5+3+3+4। अब ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अब ये चीज क्या है। देखो, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने स्कूल एजुकेशन को इस कहना चाहिए इन सालों में डिवाइड कर दिया है। अब जो बच्चे की जो पढ़ाई है ना, पहले हम बात करते थे 6 साल से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 साल से मतलब क्या, जो उसकी KG1 KG2 या प्राइमरी प्री प्राइमरी, इनकी हम चर्चा नहीं करते थे। सीधे बात किससे होती थी, फर्स्ट से होती थी कि बच्चा 10th तक पहुंच गया और फिर 10th से 12th कर ली, उसकी सेकेंडरी एजुकेशन हो गई।
अब यहाँ पर जो बात करी है उन्होंने 5 साल जो पहले की स्टार्टिंग 5 इयर्स की बात कर रहे हैं, वो क्या है 3 साल जो बच्चा मतलब पैदा हुआ है बच्चा, उसके बाद 3 साल तक की जो इसकी एजुकेशन होगी, जिसमें बच्चा क्या सीखता है, उसकी जो फंडामेंटल नॉलेज है, मतलब वो सीखे समझे, लोग कुछ चीजों को पहचाने, उस तरीके की एजुकेशन ले। और यहाँ पे 3 से 6 साल, मतलब बच्चा 3 साल में उसका, आप 3 साल तक उसको घर में रखो, 3 साल के बाद उसको स्कूल जब बच्चा एडमिशन लेगा तो 3 से 6 साल का जो समय रहेगा वो उसका फंडामेंटल डेवलपमेंट का समय होगा, जिसमें बच्चा खेलने में, सीखने में, चीजों को ऑब्जर्व करने में सीखेगा। उसके बाद में 2 साल का समय जो रहेगा, मतलब 6 से 8 साल का समय, 3 से 6 साल का समय 3 साल, और उसके बाद 6 से 8 साल का समय रहेगा, वो भी इसी में रहेगा, जिसमें बच्चा क्लास 2 तक पहुंच जाएगा। बच्चा मतलब नर्सरी से क्लास 2 तक पहुंच गया, और वो 5 साल का जो समय है वो ये खिलाएगा हमारा फंडामेंटल नॉलेज लेने का समय। अब वो फंडामेंटल नॉलेज में क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ जो है फंडामेंटल जो स्टेज होगी 5 साल तक की, वो क्या होगी मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड लर्निंग। मतलब मल्टी डिसिप्लिन मतलब क्या हो जाएगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बच्चे को सिखाना। नेक्स्ट आते हैं हम अगले जो 3 साल रहेंगे बच्चे के, बच्चा कितने साल का हो गया यहाँ पर 6 से 8 साल का, बच्चा 8 साल का हो गया, जिसमें उसने क्लास 2 तक का एजुकेशन ले लिया। अब जो समय है 8 से 11 वर्ष का जो समय होगा, जिसमें बच्चा क्लास 3 से लेके 5th तक आएगा, वो समय होगा प्री प्रेपरेटरी प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। अब यहाँ पर क्या क्या सीखेगा बच्चा, प्ले करेगा, डिस्कवरी करेगा, उसके बाद में एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी बेस्ड जो उसकी क्लासरूम लर्निंग होगी वो करेगा। अब यहाँ पे भी बहुत रट्टे वाली बात नहीं होगी कि रटाना है, वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चा पहुंच गया कितने साल में 11 साल में। अब आगे की जो 3 साल होंगे, यानी कि एज 11 से लेकर 14 तक, जिसमें बच्चे का जो क्लास होगी वो क्या होगी क्लास 6 से क्लास 8। इसमें जो स्टेज होगी वो कौन सी स्टेज होगी, इसकी मिडिल स्टेज होगी। मिडिल स्टेज में जो बात कही जाएगी वो क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अब यहाँ पर एक और बात है, जो समग्रता की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है पहले ये होता था कि मैथमेटिक्स वाला बच्चा है तो वो सिर्फ साइंस वाले बैकग्राउंड में ही जाएगा, ह्यूमैनिटीज से उसका कोई सरोकार नहीं होगा। उसके बाद ह्यूमैनिटीज का बच्चा जो है वो मैथ साइंस से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाएगा, उसको उनसे कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, समग्रता देखी जाएगी, सभी को एक साथ लेके सारे सब्जेक्ट अपने हिसाब से बच्चा चूज करके पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये 3 साल हो गए हमारे, इसके बाद में आता है 4 ईयर। तो 4 ईयर बच्चा 14 से लेकर 18 साल, मतलब 9 से लेकर 12th तक का जो समय है वो सेकेंडरी एजुकेशन का होगा, जिसमें क्या होगा अगेन यहाँ पर भी बात होगी मल्टी डिसिप्लिन स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। मतलब बच्चा अपने सब्जेक्ट अपने चूज करके अपने चॉइस के हिसाब से बच्चे पढ़ सकता है। और अब ये सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चा पहुंच गया। तो कुल मिला के आपको समझ में आया फॉर्मूला क्या है, 5+3+3+4, है ना। अब इस चीज को और अच्छे से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, ये होगा फंडामेंटल, फिर होगा प्री प्रेपरेटरी, फिर उसके बाद होगा मिडिल, और फिर हो जाएगा सेकेंडरी। तो हमें याद क्या रखना है, FPMS सिस्टम। FPMS सिस्टम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखिए बात हो जाती है यहाँ तक कि हमने समझ लिया कि कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला कौन सा है आपको समझ में आ गया, 5+3+3+4 फॉर्मूला। ठीक है, इसको याद रखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर हर एक फॉर्मूले में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें इंक्लूड करना ही करना है। वो कौन कौन सी बातें हैं जिसके बारे में चर्चा हो रही है, तो सबसे पहला क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा आ जाता है कि बच्चा सीखे और मतलब सोचने की उसकी क्षमता जो है, कॉग्निटिव जो उसका डेवलपमेंट है वो बढ़ जाए। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा क्या कर सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो जैसे डिबेट कंपटीशन किया जाए, इसके बाद में आस्क योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, अपने बारे में जानो। ठीक है, और उसके बाद में कोई ऐसा कर दिया जाए कि उसको पहेली दे दी जाए, रिडल्स दे दिए जाए सॉल्व करने के लिए, फिल द गैप। इस तरीके से हर एक
जो स्टेजेस होंगी 5 से 3-3-4 वाली, हर एक स्टेज में, चाहे वो फंडामेंटल हो या प्री प्रेपरेटरी हो या फिर सेकेंडरी हो, मिडिल हो, हर स्टेज में इन जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखते हुए ही एजुकेशन को देना है। ठीक है, फिल द गैप हो जाए, इस तरीके से उसकी एक्टिविटीज कराई जाए जो एक्टिविटी उसको क्या करें, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने में उसकी हेल्प करें। नेक्स्ट आता है इनोवेशन। पढ़ाई में इनोवेशन होना चाहिए, सीखने में इनोवेशन होना चाहिए, किस तरीके से नए नए तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है। ये नहीं कि वही पुराने हिसाब से बच्चे कोई पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, नए तरीके से सीखना चाहिए। इसके बाद में कोलैबोरेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ कंपटीशन हो, एक बच्चा है दूसरे बच्चे से सिर्फ कंपटीशन कर रहा है, बल्कि उनमें एक सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए। जैसे कि कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट उन्हें कराया जा रहा है जिसमें उन्हें टीम वर्क में काम करना है, इसके बाद में या फिर इस तरीके से है कि उनका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जैसे हैंड्स ऑन कोई प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है, या फिर कोई चेन गेम जो है वो इस तरीके का कोई गेम हो रहा है जिसमें बच्चे के अंदर सहयोग की भावना है। जब सहयोग की भावना आएगी तभी बच्चा क्या होगा, अपने कामों को करने के लिए दूसरों की हेल्प लेना, दूसरों को हेल्प देना, इसका काम कर पाएगा। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन में संचार होता है। हमारे यहाँ पर मैंने ये फील किया है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो बहुत हद तक हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बात को दूसरे के सामने समझा ही नहीं पाते हैं, कह ही नहीं पाते हैं किस तरीके से हमें उनसे हेल्प चाहिए है, हमें उनकी कोई चीज जो है वो सीखनी है, तो हम उसके साथ में उसकी डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेज में। फिर आता है आईसीटी। हर एक स्टेज में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस चीज को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, कि रिजिडिटी को खत्म कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कहते हैं कि यदि यही सही है तो यही सही है, इसके बाद में हमें दैट सेट खत्म हो गई बात, इससे बाद में बात ही नहीं करनी। ना ही तो मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ, ना मैं तुम्हारी थिंकिंग को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं। आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कुछ जानते हैं और कहीं और कुछ पढ़ते हैं तो आपके अंदर ये माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस नई चीज को भी ग्रहण कर सके, नई चीज को भी सीख सके, इतनी क्षमता आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी, अडॉप्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कामों में बहुत रिजिड होते हैं। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसके बाद में बात ये हो जाती है कि वो ना ही खाएगा ना ही किसी और को खाने देगा, अगर उसके सामने कोई खाएगा तो उसको भगा देगा वहां से कि नहीं। तो ये नहीं भाई, आप नहीं खाते हो ठीक अच्छी बात है, लेकिन दूसरा खा रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं जो आप कह रहे हो उसी बात को अगला माने। तो अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन सारे की पॉइंट्स पर लेकर ही एजुकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेसमेंट की। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में असेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो 360 असेसमेंट की बात की जाती है। 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, आप पूरा कंप्लीट सर्कल बना रहे हो राउंड में, कोई एक नहीं कि आप सिर्फ लाइन में सीधा सीधा असेसमेंट हो रहा, बल्कि 360 असेसमेंट होना चाहिए 360 डिग्री में। तो पहली बात तो ये है कि सेल्फ असेसमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा कि बच्चा अपना आकलन खुद कर सके कि किस तरीके से उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या वो बढ़ा सकता है, अपनी क्या क्षमता है उसके अंदर, क्या नहीं है, उस चीज का आकलन वो कर पाए। टीचर असेसमेंट, टीचर का असेसमेंट होगा, आपने देखा होगा कि दो तरीके के होते हैं, फिर होता है और ऐसे होता है, समेटिव असेसमेंट एंड फ्लेक्सिबल असेसमेंट होता है। तो यहाँ पर ऐसे से कन्वर्ट किया जाए किसमें, एफए में, मतलब बच्चे उसमें भी क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ावा दिया जाएगा पीयर असेसमेंट को। पीयर असेसमेंट में क्या हो जाता है कि जो आपका ही ग्रुप है ना, आपका ही सहपाठी समूह है जिसके अंदर बच्चा अपनी ही क्लास फेलो जो होते हैं, उसकी क्लास के टीचर बच्चे होते हैं, उनसे ही अपनी बात कहता है कि मैंने कुछ लिखा है आप इसको चेक करो, आपने कुछ लिखा है उसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरीके का असेसमेंट होता है। तो ये हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत असेसमेंट के बारे में हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए एक और आगे बात आ जाती है, व्हाट इज सीएपी क्वेश्चंस। देखिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है मैं जान रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बात मान लीजिए कि जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी आपको क्वेश्चंस के रूप में आएंगी और पूछी जाती हैं। तो अगर ऐसा होगा तो इसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर रुककर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिससे आप 2 वीडियो को देख सके।
तो यहाँ पर सीएपी की बात आती है, पूछा जाता है एग्जाम में ये सीएपी क्या है। तो सीएपी को बात होता है कि सी से आता है कॉग्निटिव, ए से आता है अफेक्टिव और पी से आता है साइकोमोटर। डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, जिसमें हम 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 360 डिग्री डेवलपमेंट में होलिस्टिक कार्ड की बात की जाती है, मतलब बच्चे का जो असेसमेंट होगा वो कंप्लीट कैसा होगा, समग्र रूप में होगा, जिसमें उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, मतलब बच्चे का नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो। उसके बाद में इफेक्टिव डेवलपमेंट होना चाहिए, संवेगात्मक, जिसको हम कहते हैं इमोशनल होता है, बच्चा कब उसको किस तरीके के इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कैसे उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, इसको सीखे। साइकोमोटर का मतलब हो जाएगा गत्यात्मक, और ये जो है वो सभी पक्षों में बच्चे का जो विकास हो वो किसमें हो, सभी पक्षों में हो। तो इस तरीके से इसमें होलिस्टिक कार्ड की बात की जाती है कि बच्चे का जो असेसमेंट किया जाए वो इस तरीके से किया जाए, ना सिर्फ उसने अपना नोटबुक को भर लिया, उसमें उसने 100 में से 70 मार्क्स मिल गए तो कंप्लीट हो गया उसका असेसमेंट, इस तरीके से उसको पास या फर्स्ट डिवीजन में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ना ही तो बच्चा खेल में अच्छा है, ना ही कम्युनिकेशन में अच्छा है, ना ही किसी चीज में अच्छा है, लेकिन उसको बता दिया गया कि वो अच्छा है। और हमारा एजुकेशन इस तरीके से रहा है कि हम स्कूल एजुकेशन हो जाता है, हमारे पास डिग्री आ जाती है, ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब नहीं होने के कारण आपको कहीं पे भी 1 रुपए भी जाकर नहीं कमा सकते। बच्चे को क्या करना है, आगे जाकर उसकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे उसको कहीं रोजगार मिले, नहीं मिले तो अपना रोजगार वो डेवलप कर पाए। तो इस तरीके से एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए कि वो जब स्कूल से निकले तो वो रोजगार परक हो सके, इस तरीके का उसका एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी का बनाऊंगी कंटिन्यूस फॉर्म में, तो उसमें हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो की पॉइंट्स हैं उसके बारे में, एनसीएफ के बारे में बात करेंगे, जो एनसीएफ हैं और नए एनसीएफ की जो घोषणा की गई है 2030 तक के जो लक्ष्य हैं जो कहे गए हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में हमें फुलफिल करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि कॉलेज एजुकेशन में किस तरीके के चेंजेस करे गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सो इम्पोर्टेंट वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों वीडियो एक साथ ही आएंगे, आज का और एक और जो नेक्स्ट वाला है, तो दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। आगे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए